इंग्लिश 5 का लेसन 24 आज हमने स्टार्ट करना है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश फ्रॉम 1500 टू 1650 पार्ट 3 पार्ट 1 2 3 हम पीछे पढ़ चुके हैं, आज पार्ट 4 पढ़ेंगे। ठीक है। शेक्सपियरियन प्रोनाउंसिएशन। शेक्सपियर प्रोनाउंसिएशन वाज नॉट एग्जैक्टली अवर्स बट इट वाज लाइक आवर्स। ठीक है कि जो शेक्सपियर के ज़माने में जैसे बोला जाता था ना, जो शेक्सपियर लैंग्वेज यूज़ करते थे वो हमारी तरह तो बिल्कुल नहीं है आजकल की लैंग्वेज की तरह, लेकिन हमारी लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। ठीक है। मैं ये जो शेक्सपियर थे ना, ये मॉडर्न स्टेज के फेमस राइटर थे। जैसे चौसर थे ना मिडिल स्टेज के, तो ये मॉडर्न स्टेज के राइटर थे। जैसे ये प्रोड्यूस करते थे ई की आवाज़ को आई की तरह, जैसे मतलब ई इधर है ए और आई की आवाज़ इधर ई। ठीक है। ये ए बोलते थे ई की तरह। ये डिफरेंस याद रखना है कि ये ई जहाँ जहाँ हम आज ई की आवाज़ निकालते हैं ना, वो ए बोलते थे। जैसे हम आजकल बोलते हैं ना टी, तो ये बोलते थे टै। ठीक है। ऐसे जैसे लफ्ज़ हैं ई आर, आई आर, यू आर, इनके इन तीनों के लिए ये एक जैसी आवाज़ निकालते थे। ठीक है। जैसे हर्ड, बर्थ, हर्ट। ठीक है। ये सेम आवाज़ निकालते थे। फिर मिड इंग्लिश में ये होता था ई वाज समटाइम्स ओपन एंड समटाइम्स क्लोज, कि जो ई की साउंड थी ना वो कभी कभी ओपन होती थी, कभी कभी क्लोज। ओपन वो थी जब वो ए की आवाज़ निकालनी होती थी। ठीक है। वो ओपन साउंड थी जब ई को हम ए की तरह पढ़ते हैं तो वो ओपन होती है, और जब ई को हम पढ़ते हैं ई की तरह, जब ई को लंबा करके पढ़ते हैं ई की तरह, तो वो होती है क्लोज। ठीक है। ये आपने याद रखना है। जैसे शेक्सपियर जो है ना, जैसे ये वर्ड है SEA, आगे ई लगा हुआ है ना, मतलब इधर मैंने आपको क्या बताया, ई को किसकी तरह पढ़ना है, ए की तरह। हमने इसको ए की तरह पढ़ना है। ठीक है। से, इसको वो पढ़ते थे से। और ये जो वर्ड है जिसमें आई है, इसको वो पढ़ते थे सी। ठीक है। ये सी है और ये से है। हमारे आजकल के टाइम में ना तो ये दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं, लेकिन उस वक्त ये राइमिंग वर्ड नहीं थे, ये से था और ये सी था। ठीक है। ऐसे अगर हम कंपेयर करें मिडिल इंग्लिश में 15th सेंचुरी में, तो उस वक्त ये जो क्लोजर साउंड थी ना, जहाँ ई को लंबा करके पढ़ना है, उनके लिए ये स्पेलिंग यूज़ होते थे, या डबल ई या आई ई। ठीक है। और जो ओपन थी ना, जहाँ ए की तरह पढ़ना है, उधर ये स्पेलिंग यूज़ होते थे ई ए। मतलब ये था डीप, ये था फील्ड, और ये था से, और ये था क्लेन। ऐसे साउंड निकाली जाती थी। ठीक है। लेकिन द टू साउंड्स आर नाउ आइडेंटिकल, कि आजकल के ज़माने में ना, अब मॉडर्न पीरियड देखा जाए, अभी वाला स्टेज, हमारे वाला स्टेज, तो ये दोनों आइडेंटिकल हैं, इनकी दोनों की आवाज़ सेम है। इसको हम से नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे सी, क्लीन, इनको भी डीप, फील्ड, ऐसे पढ़ेंगे ना। ठीक है। हमारे नज़दीक जो सिर्फ डिफरेंस है वो सिर्फ ए का है, कि इसमें डबल ई आया हुआ था और इसमें ए आया हुआ था, ये डिफरेंस है। ठीक है। एक और जो इन्फ्लेक्शन आई थी वो ये थी कि किसी किसी लफ्ज़ में ना ए की आवाज़ वो निकालते थे, उन्होंने ए को ख़त्म करके यू की आवाज़ निकालना स्टार्ट कर दिया। जैसे ये वर्ड है ना रूम। ठीक है। ये पहले ओल्ड इंग्लिश में होता था वर्ड रोम, आर की आवाज़, ए की आवाज़ रोम। ठीक है। फिर यू की आवाज़ इन्हें निकालना स्टार्ट कर दी रूम। ये होता था फॉड, फूड इन्होंने कर दिया। फिर ये होता था रॉक, और इन्होंने फिर मिड इंग्लिश में आके ये यू के पास बन गई रूफ। ये होता था रॉट, और फिर हो गया रूफ। ठीक है। ऐसे हो गया। फिर इन शेक्सपियरियन टाइम देयर वाज मच फंक्शन ऑफ प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड्स कंटेनिंग दिस मिडिल इंग्लिश वॉवल, कि शेक्सपियरियन टाइम में ना जो मिडिल इंग्लिश, अब ये शेक्सपियर वाला टाइम प्री मॉडर्न टाइम था, ये इसमें मिडिल इंग्लिश के बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन में चेंजिंग आई थी। ठीक है। जैसे ये फ्लड है ना वर्ड, ठीक है, ये शेक्सपियर के टाइम में इसको फ्लड भी पढ़ा जाता था, फ्लूड भी पढ़ा जाता था, और फ्लूड भी पढ़ा जाता था। ये राइमिंग वर्ड था ब्लड का भी, मूड का भी, और गुड का भी। ब्लड का राइमिंग वर्ड इसको अगर बनाए तो ये क्या होगा, फ्लड। अगर मूड का राइमिंग वर्ड इसको बनाए तो फ्लूड होगा। अगर गुड का राइमिंग वर्ड इसको बनाए तो फ्लूड। मतलब फ्लड जो था इन तीनों के राइमिंग वर्ड के लिए यूज़ होता था, मतलब इसको हम मर्जी हैं जैसे बोलें। ठीक है। ऐसे ड्राइडन जो थे ये भी मॉडर्न इंग्लिश के राइटर थे। इनके पीरियड में भी ऐसे ही मतलब 3-3 इनकी डेवलपमेंट सी, 3-3 राइमिंग वर्ड बना सकते थे एक लफ्ज़ को, मतलब डिफरेंट टाइप से प्रोनाउंस कर सकते थे हम। ठीक है। We should probably have left little difficulty in understanding Shakespearean pronunciation। अगर हम शेक्सपियर की प्रोनाउंसिएशन को पढ़ें तो हमें कम मुश्किल होगी समझने में। ठीक है। अगर कंपेयर करें ओल्ड इंग्लिश के साथ तो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी पढ़ने में, लेकिन शेक्सपियर के टाइम में हमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। ठीक है। स्टोन एंड शेक्सपियर, अच्छा जो स्टोन है ना लफ्ज़, ये शेक्सपियर भी इसको स्टोन ही पढ़ते थे, हम भी स्टोन ही पढ़ते हैं, ये चीज़ सेम थी हमारी में। और ओल्ड इंग्लिश में इसको पढ़ा जाता था, जो चौसर थे मिडिल इंग्लिश के थे राइटर, वो इसको पढ़ते थे स्टान, STAN, स्टान। अब देखें वो हमारे लिए अब वो लिखा हुआ भी होगा STAN, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि इस लफ्ज़ का मतलब क्या है, लेकिन शेक्सपियर ने इसको ऐसे लिखा है स्टोन, तो हमें समझ आ जाएगी कि तभी तो कह रहे हैं कि ये समझ में हमें कम मुश्किल होती है। ठीक है।
टॉपिक 117 है हमारे पास ग्रामेटिकल फीचर्स एंड रेनेसांस पीरियड। इसमें यह है कि 16th और 17th सेंचुरी में कुछ न्यू फॉर्म्स इन्होंने बनाई थी ग्रामर में, कुछ नए इस्तेमाल उनको किए थे जिसका उस टाइम पे असर था, लेकिन फिर वो ख़त्म हो गया, इसी वजह से उसका इधर जिक्र नहीं किया गया। ठीक है, वो डिसअपियर हो गए। जैसे शेक्सपियर के टाइम में ना फ्रेमिंग में, सिंटैक्स में और ईडियम में कुछ डिफरेंस नोट किया गया था। ठीक है, फ्रेमिंग में मतलब अल्फाज की शक्ल में और उनके सिंटैक्स में, जब जुमले में अल्फाज की तरतीब होती थी उसमें, और ईडियम्स में, मुहावरों में बहुत सारी डिफरेंस नोट किया गया था, लेकिन फिर उसको इतने ज़्यादा लोगों ने उस पर अट्रैक्शन देना नहीं स्टार्ट की थी, इसी वजह से वो डिसअपियर हो गई। ठीक है, ओवरऑल इस पीरियड में इन टर्म ऑफ ग्रामर एंड सिंटैक्स इट वाज अ पीरियड ऑफ स्टेबिलिटी, क्योंकि इस पीरियड में ना ग्रामर चेंज हुई थी, हमारे पास बहुत ज़्यादा ग्रामर नहीं चेंज हुई थी, वैसे ही रही थी, और ना सिंटैक्स चेंज हुआ था, ना जुमलों की तरतीब चेंज हुई थी। ठीक है, लंदन स्टैंडर्ड वाज एक्सेप्टेड एंड पीपल वर स्टिकिंग टू इट, कि लंदन स्टैंडर्ड जो था, लंदन स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड इंग्लिश बोली जाती थी। ठीक है, वो वर्ड उन्होंने पूरे मुल्क में एक्सेप्ट कर ली, मतलब उसको नेशनल लैंग्वेज का दर्जा मिल गया था इंग्लिश को। ठीक है, जो लंदन में बोली जाती थी, और लोगों को पाबंद कर दिया गया था कि वो सिर्फ लंदन स्टैंडर्ड वाली इंग्लिश ही बोलेंगे। ठीक है, बट ओवरऑल ग्रामर एंड सिंटैक्स डू नॉट शो मच मॉडिफिकेशन और ट्रांजिशन है, कि ग्रामर और सिंटैक्स से बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होते, सेम ही रहते। ठीक है, बहुत थोड़ी सी माइनर चेंजिंग इसमें हम देख सकते हैं। देन रेनेसांस, नाउन, एडजेक्टिव्स एंड प्रोनाउन, के रेनेसांस के पीरियड में नाउन कैसे चेंज होते हैं, एडजेक्टिव और प्रोनाउन ये कैसे चेंज होते हैं। ठीक है, नाउन तो ऐसे चेंज हुए थे ना कि मैं जब उनको प्लूरल बनाते हैं तो उस वक्त थोड़ी सी चेंजिंग आई थी, एक प्लूरल में और एक पोजेसिव सिंगुलर में। प्लूरल ये था कि जो भी प्लूरल हम बनाते थे ना तो हम आगे एस लगाते थे, या इधर ई एस का नहीं जिक्र है, ई एस भी लगाते थे, एस या ई एस। ठीक है, शेक्सपियर के टाइम में नाउन के जब प्लूरल बनाते थे एस और ई एस लगाते थे, और दूसरी टाइम हमने जिक्र किया पोजेसिव सिंगुलर, वो ये था कि वो वर्ड्स जो खुद सिंगुलर प्लूरल दोनों तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे शीप, इसको सिंगुलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लूरल भी। ठीक है, इसमें एस ई एस की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन कुछ में एस ई एस की ज़रूरत थी, ऐसे माइस, फीट, इनमें भी एस ई एस की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, 16th सेंचुरी में ना जो ओल्ड इंग्लिश में कुछ वर्ड यूज़ होते थे जिनके आगे एन लगाते थे, वो भी वर्ड इधर यूज़ होते थे प्लूरल के लिए। जैसे हमारे सिंगुलर है फो, हम लोग प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं फोल्स, ओल्ड इंग्लिश में यूज़ होता था फोन, वो इधर भी यूज़ होता है शेक्सपियर के टाइम में। ठीक है, जैसे हम लोग यूज़ करते हैं प्लूरल नीज। ठीक है, तो ओल्ड इंग्लिश में यूज़ होता था नीन, आगे एन लगा दिया जाता था, लेकिन ये कुछ जो टर्म है ना, फोन, नीन, फिन, ये तीन टर्म मॉडर्न इंग्लिश में, प्री मॉडर्न स्टेट में भी यूज़ होती थी। ठीक है, इसके अलावा शेक्सपियर ने भी कुछ ई एन वाली टर्म यूज़ की थी, मतलब इन्होंने, हमने कहा है ना कि इन्होंने एस लगाना स्टार्ट किया था और ई एस, लेकिन इन्होंने कुछ वर्ड्स के आगे ई एन भी लगाया था। जैसे हम लोग प्लूरल यूज़ करते हैं ना आइज़, तो ये यूज़ करते थे आई एन। ठीक है, आगे ई एन लगाते थे। हम लोग यूज़ करते हैं शूज़, प्लूरल, ये यूज़ करते थे शून। ठीक है, आगे एन लगाते थे, लेकिन हम ये नहीं कह सकते थे कि इन्होंने एन लगाया है तो हम लोग तो एन पढ़ते ही नहीं है, ये बिल्कुल डिफरेंट है हमारे से, क्योंकि हम लोग भी आजकल एन लगाते हैं कुछ वर्ड्स के साथ। जैसे चाइल्ड है, ठीक है, सिंगुलर है, चाइल्ड के आगे हम ई एन लगा देते हैं, चिल्ड्रन बन जाता है। ठीक है, हम यूज़ करते हैं ना, ऐसे ऑक्स के साथ ई एन लगाते हैं, ऑक्सन, ये भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, एन इंटरेस्टिंग पेक्यूलियरिटी ऑफ द टाइम्स इज़ ऑफ द हिज जेनेटिव, के एक और जो मेन इंटरेस्टिंग इन्फ्लेक्शन थी इसमें, वो ये थी कि हिज जेनेटिव यूज़ होता था। हिज मतलब जब ई एस हम लगाते हैं प्लूरल बनाने के लिए तो उसकी आवाज़ हम हिज की तरह, हिज में भी आपने एच को अनस्ट्रेस करना है, एस एच पे जोर नहीं देना, इन दो लफ्ज़ पे जोर बनेगा तो ये क्या बनेगा, इज़। जब ई एस हम लगाते थे प्लूरल के लिए तो उसकी आवाज़ इज़ की तरह होती थी। ठीक है, जैसे अब ग्लास है तो ग्लास के आगे ई एस लगाया है तो क्या बन गया, ग्लासेस, इसकी आवाज़ निकल रही है ना, ये हिज जेनेटिव था। ठीक है, आगे एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स में क्या चेंजिंग थी, एडजेक्टिव्स की जो एंडिंग थी ना वो ख़त्म कर दी गई थी, और पहले मैं ओल्ड इंग्लिश में और मिड इंग्लिश में एडजेक्टिव से हमें जेंडर भी पता चल जाता था और नंबर भी पता चल जाता था, केस भी पता चलता था, लेकिन इधर शेक्सपियर के टाइम में ये चीज़ें हमें नहीं पता चलती थी। ठीक है, ओल्ड इंग्लिश में ये होता था कि दो मेथड होते थे हमारे पास सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री के लिए। सुपरलेटिव और कंपैरेटिव आपको क्या है ना, कंपैरेटिव के लिए ई आर लगाना, सुपरलेटिव के लिए ई एस टी बनाना। ठीक है, तो ओल्ड इंग्लिश में दो मेथड्स थे, या तो ई और ई एस टी लगा देना या उनके साथ मोर और मोस्ट लगा देना। ठीक है, लेकिन शेक्सपियर थे ना, उन्होंने देखिए ऐसे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाए हुए, उन्होंने लिखा हुआ है ऑनेस्टर, हम नहीं ये यूज़ करते। हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ऑनेस्ट के कितने अब सिलेबल हैं, दो है ना, ओ नेस्ट दो है, तो हम इनके साथ ई आर नहीं लगाते, दो सिलेबल के साथ हम मोर या मोस्ट लगाते हैं, लेकिन शेक्सपियर इनके साथ ई आर लगाते थे। ठीक है, ऐसे ये है वायलेंट। ठीक है, वायलेंट के साथ इन्होंने ई एस टी लगाया हुआ है, हम लोग ई एस टी नहीं लगाते, हम लोग लगाते हैं मोर वायलेंट या मोस्ट वायलेंट। जो सिंगल सिलेबल हो उनके साथ ही बस ई आर और ई एस टी लगता है मॉडर्न स्टेज में, लेकिन शेक्सपियर इसके साथ भी लगाते थे डबल सिलेबल के साथ। ठीक है, और जो दूसरा फीचर था वो ये था कि डबल कंपैरेटिव, कि इसमें ना
ये नहीं हम लोग करते हैं, या हमने ईयर लगाना है या ईएसटी, और या हमने मोर और मोस्ट लगाना है। लेकिन शेक्सपियर का ये नहीं था, वो ये सारी चीज़ें कंबाइन करके भी लगा सकते थे। जैसे उन्होंने यूज़ किया था मोर लार्जर, हम नहीं यूज़ करते मोर लार्जर, हम या आगे लगा देंगे ER, लार्जर यूज़ करेंगे, या सिर्फ लगाएंगे मोर, बल्कि मोर तो उसके साथ लगेगा ही नहीं, लार्जर। ठीक है, अब ये है मोर, मोस्ट, बोल्डेस्ट। बोल्ड है ना, एक सिलेबल है, तो इसके साथ हम ER या EST लगाएंगे। EST भी लगा सकते हैं, ER भी लगा सकते हैं, लेकिन मोर और मोस्ट इसके साथ नहीं लगाएंगे। ये मोर और मोस्ट दोनों लगाते थे, और ER EST भी लगाते थे शेक्सपियर। ठीक है, जैसे ये मार्क एंटोनीज की एग्जांपल ले लें, इन्होंने एक बुक लिखी थी, उसमें एक लाइन थी, दिस वाज द मोस्ट अनकाइंडेस्ट कट ऑफ ऑल। अब देखें, इसमें मोस्ट भी आए हुए, EST भी आए हुए, लेकिन हम लोग ये नहीं यूज़ करते कि दोनों कंपैरेटिव सुपरलेटिव दोनों को इकट्ठा मिला दिया सिंगल के लिए और डबल के लिए भी। ठीक है, लेकिन हम लोग एक यूज़ करते हैं, या मोस्ट यूज़ करेंगे या EST। अगर सिंगल सिलेबल है तो हम ER EST यूज़ करेंगे, अगर डबल है तो मोर मोस्ट यूज़ करेंगे, लेकिन शेक्सपियर ये दोनों यूज़ करते थे। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल याद रखनी है। ये लाइन आती है कि ये किसने कहा था, और ये मतलब इसका किस पे असर, नाउन पे था, एडजेक्टिव में आता था या प्रोनाउन में। ठीक है, आगे आगे नीचे यही बताया गया कि हमारे टाइम में जो मोनोसिलेबल होते हैं ना, जो एक सिलेबल होता है, जैसे हो गया मेक। ठीक है, उसके साथ हम ER या EST लगाते हैं, जैसे मेकर बना सकते हैं उसको। ठीक है, और जब अगर हमारे पास दो एक या एक से ज़्यादा सिलेबल आ गए, ठीक है, जैसे ये सिलेबल है फ्रूगल, केयरफुल, दो है ना, केयर और फुल, तो इसके साथ हम मोर और मोस्ट लगाएंगे। ठीक है, फिर प्रोनाउन में जो चेंजिंग आई थी, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, कि उन्होंने पर्सनल प्रोनाउन बनाना था, जिसकी वजह से उन्होंने क्या क्या चेंजिंग की थी, डिसयूज ऑफ दो, दी एंड दे। ठीक है, ये 3 टर्म्स उन्होंने ख़त्म कर दी थी कि इनको यूज़ नहीं करना। ठीक है, और सब्सटीट्यूशन ऑफ यू फॉर ये एज ए नॉमिनेटिव केस, कि उन्होंने कहा था कि यू और ये को हम कभी भी एज अ सब्जेक्ट नहीं यूज़ कर सकते। एज अ नॉमिनेटिव केस वही होता है एज अ सब्जेक्ट यूज़ करना, इन दोनों को हम सब्जेक्ट के तौर पर, काम करने वाले के तौर पर नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ इट्स एज पोजेसिव ऑफ इट, के पहले मिडिल इंग्लिश में ये था ना कि सिर्फ इट यूज़ होता था। इधर आके शेक्सपियर वाले टाइम पे क्या हो गया कि इन्होंने इट्स यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, फिर आगे, इन द अर्लीस्ट पीरियड ऑफ इंग्लिश द डिस्टिंक्शन बिटवीन दो एंड ये वाज सिंपली वन ऑफ द नंबर, क्योंकि ओल्ड इंग्लिश में ये था कि दो और दी में सिर्फ ये फ़र्क था कि ये सिंगुलर के लिए यूज़ होता था, ये प्लूरल के लिए। ठीक है, सिर्फ नंबर का डिफरेंस था कि एक कोई बंदा है तो दो यूज़ करेंगे, अगर एक से ज़्यादा कोई बंदे हैं तो ये यूज़ करेंगे। लेकिन इस टाइम में शेक्सपियर टाइम में क्या आ गया था कि सिंगुलर फॉर्म जो थी ना हमारे पास, जो दो, दी और दे थे, ठीक है, ये तीनों फॉर्म यूज़ होती थी। एक तो सिंगुलर के लिए भी यूज़ होती थी, और साथ इन्फीरियर क्लास के लिए भी। इन्फीरियर मतलब वो जो हमसे छोटे हों, उनके लिए भी हम ये 3 टर्म्स यूज़ कर सकते थे। लेकिन जो सुपीरियर हों, जो हमारे से बड़े हों, जो मतलब काबिल एहतराम हो, जिनका एहतराम करना चाहिए, उनके लिए ये 3 यूज़ होते थे। ठीक है, ये प्लूरल के लिए भी, और जो रिस्पेक्टेबल पर्सन हो उनके लिए भी यूज़ होते थे। ठीक है, ये सिंगुलर फॉर्म जो थी ये इन्फीरियर क्लास के लिए यूज़ होती थी, और प्लूरल फॉर्म सुपीरियर के लिए यूज़ होती थी। ठीक है, आगे न्यू पोजेसिव न्यूटर, इट्स के इट्स आ गया था। पहले न्यूटर प्रोनाउन ने इन ओल्ड इंग्लिश वाज डिक्लाइंड, के ओल्ड इंग्लिश में जो न्यूटर प्रोनाउन था ना, जो एक हमारे पास प्रोनाउन जो एक हमारे पास यूज़ होता था, वो इट था, IT। ठीक है, इट को भी ये वही जैसे हिज वाला हमने पढ़ा कि इट को प्रोनाउंस कैसे किया जाता था कि हिट है ना लफ्स, तो इसमें एच को अनस्ट्रेस कर दो, एच को पढ़ना छोड़ दो, तो आगे क्या पढ़ोगे, इट, ऐसे उसको पढ़ा जाता था। ठीक है, लेकिन जैसे देखिए शेक्सपियर ने ये लाइन यूज़ की है, इट लिफ्टेड अप इट हेड। ये अब अगर हम ये पढ़ें, ठीक है, इट, यहाँ इट ठीक है, हम इसको इनकरेक्ट कह सकते हैं, इट लिफ्टेड अप इट हेड, लेकिन इस इट को हम करेक्ट नहीं कह सकते, इसके आगे आएगा एस। ठीक है, इट लिफ्टेड अप इट्स हेड। जैसे ये एक और इधर लाइन दी गई है, ये दैट इट हैड बिट ऑफ बाय इट यंग। ठीक है, पहले तो हम इट इसको कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन दूसरे वाला इट है, इसके साथ एस लाजमी आना चाहिए, इट्स। ठीक है, इधर ये शेक्सपियर के टाइम में ना इधर एस लगाना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, रेनेसांस पीरियड का नाउन पे भी असर था। नाउन वाला हमने पढ़ लिया, नाउन कैसे चेंज होते हैं, वो सिंगुलर वाले प्लूरल वाले चेंज होते हैं। एडजेक्टिव भी हमने पढ़ा है, वो जो ER EST भी लगाते थे, मोर मोस्ट, और प्रोनाउन भी हमने पढ़ा है कि एक तो वो सिंगुलर प्लूरल फॉर्म वाला ये वाले, और एक ये इट वाला। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा है। आगे टॉपिक 119 है हमारे पास, वर्ब इन रेनेसांस इंग्लिश पीरियड के जो वर्ब यूज़ होते। ठीक है, अच्छा, ये जो एक सेंटेंस है, ग्रेजुएट इज अवेयर ऑफ सर्टेन डिफरेंस, कि जो प्रॉपर रीडिंग करता है ना, अगर वो आजकल के दौर की रीडिंग करे और उस दौर की रीडिंग को कंपेयर करे, तो वो आराम से डिफरेंस कर लेगा कि वर्ब में क्या क्या चेंजिंग आई थी। ठीक है, जैसे एक ये
लाइन है शेक्सपियर टाइम से ही लिखी है, गोज द किंग हैंड्स टूडे, हम ये यूज़ करते हैं? ऐसे हम बिल्कुल नहीं यूज़ करते, ठीक है। यूज़ ऑफ इंटेरोगेटिव फॉर्म विदाउट एन ऑक्सिलरी, किधर ऑक्सिलरी कोई वर्ड नहीं यूज़ हुआ है, मतलब डू और डज नहीं यूज़ हुआ। हम अगर हमने इसको अगर इंटेरोगेटिव बनाए तो हम इधर डू या डज यूज़ करेंगे, ऐसे ही करेंगे ना। जैसे ये है मॉडर्न इंग्लिश में डज द किंग गो, ये हम लोग करेक्ट कहेंगे, या इज़ द किंग लिविंग टुडे, ये भी हम करेक्ट कहेंगे, लेकिन ये हम नहीं करेक्ट कह सकते, ठीक है। और शेक्सपियर कभी कभी ऐसे करते थे ना कि वो हैज़ बीन, हम लोग हैज़ बीन जहाँ यूज़ करते हैं ना वो उधर इज़ यूज़ करते थे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लें, ही हैज़ बीन हेयर फॉर, नहीं, ही हैज़ बीन हेयर सिंस मॉर्निंग करनी, ठीक है। ही हैज़ बीन हेयर सिंस मॉर्निंग, हमने हैज़ बीन यूज़ किया, तो शेक्सपियर कैसे यूज़ करेंगे? ही इज़ हेयर सिंस मॉर्निंग, लेकिन हमारे लिए ये करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, इम्पर्सनल यूज़ ऑफ वर्ब, के वर्ब को भी गलत यूज़ किया जाता था, इम्पर्सनल थे जो मतलब जिसको एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया गया, जैसे इट यर्न्स मी नॉट, इट डिसलाइक्स मी। हम लोग लिविंग थिंग के लिए कभी भी इट नहीं यूज़ करते, हम लोग उनके जेंडर्स के मुताबिक यूज़ करते हैं, ही यूज़ करते हैं, ये शी यूज़ करते हैं, ठीक है। इन्होंने देखें इट यूज़ किया हुआ, ये आजकल एक्सेप्टेबल नहीं है। और 16th सेंचुरी के एंड पे ना कुछ टर्म्स आ गई थी, जैसे टेल्स, गिव्स, सेज, ये यूज़ होती थी, ठीक है। ये आजकल मॉडर्न टर्म्स हैं, ये हम यूज़ करते हैं ना अपनी स्पीच में, टेल्स, गिव्स, सेज, ये भी यूज़ होती थी, लेकिन ये नहीं, इनकी पुरानी फॉर्म ये थी। टेल्स की पुरानी फॉर्म थी दो, ठीक है। गिव्स की जगह पुराना लफ्ज़ यूज़ होता था डॉथ, और सेज के लिए पुराना लफ्ज़ यूज़ होता था हैथ, ठीक है। इसको बिल्कुल ख़त्म नहीं कर दिया गया था, इनको भी यूज़ किया जाता था, ठीक है। आगे एक छोटे से सेंटेंसेस दिए गए हैं, ये वही ओल्ड इस प्री मॉडर्न इंग्लिश से लिए गए हैं, ठीक है। इसमें डिफरेंस जो देखने हैं वो ये है, ड्रॉप्ड, हम ड्रॉप्ड यूज़ करते हैं, नहीं यूज़ करते। ब्लेस्ड, हम ब्लेस्ड नहीं यूज़ करते, हम इसकी जगह यूज़ करेंगे ड्रॉप्स, और यहाँ यूज़ करेंगे ब्लेसेस, ठीक है। लेकिन शेक्सपियर आगे टीएस लगाते थे, ठीक है। जैसे ये वर्ड है लीट इट, ठीक है, मेक इट, नॉट इट, रैक्ट इट, ये हम लोग नहीं यूज़ करेंगे, हम लोग इसकी जगह क्या यूज़ करते हैं? लीड्स इट, मेक्स इट, नॉट्स इट, ठीक है। मतलब शेक्सपियर के टाइम में ये एस वगैरह नहीं लगाया जाता था, ठीक है। वो ये वाली टर्म यूज़ करते थे टीएच वाली, लेकिन कुछ कुछ लोग थे जो ये टर्म यूज़ करते थे एस वाली, लेकिन जो शेक्सपियर थे ना वो एस नहीं यूज़ आगे करते थे, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। और अलॉट ऑफ फंक्शंस एंड अल्ट्रेशन टुक प्लेस इन द पास्ट टेंस, से पास्ट टेंस में भी बहुत ज़्यादा चेंजिंग आई थी, ठीक है। मतलब जैसे ये है ना, ये लफ्ज़ है बाइट, तो इसको पास्ट में जब वो करते थे तो इसके लिए वो यूज़ करते थे बोट, क्योंकि राइट के लिए भी तो हम रोड यूज़ करते हैं ना, ये एक्सेप्टेबल है, हम इसको करेक्ट कह सकते हैं, लेकिन बाइट के लिए बोट को करेक्ट नहीं कह सकते। हम बाइट इनकी सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं बिट, और थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं बिटन, ये यूज़ करते हैं ना, लेकिन वो क्या यूज़ करते थे? बोट। ऐसे वो बेक की सेकेंड और थर्ड फॉर्म यूज़ करते थे बेकन, ठीक है। हम लोग क्या यूज़ करते हैं? बेक्ड। ऐसे बाइबल में भी वो भी बेकन ही यूज़ करते थे, ठीक है। और देर वॉज मच मोर लैटिट्यूड इन इन्फ्लेक्शन ऑफ वर्ब देन दैट इज़ परमिटेड टुडे, कि शेक्सपियर के टाइम की अगर इंग्लिश को कंपेयर किया जाए, वैसे तो ये है कि उनकी इंग्लिश आसान होगी, हम लोग पढ़ लेंगे, लेकिन फिर भी वर्ब में चेंजिंग आई थी जो हमने वो पढ़ा है पास्ट वाले, ठीक है। टॉपिक 120 हमारे पास रेनेसेंस यूजेज एंड इडियम्स के यूज, मुहावरों में और उनके इस्तेमाल में कैसी चेंजिंग आई थी, ठीक है। लैंग्वेज इज़ नॉट मेयरली अ मैटर ऑफ वर्ड, है कि लैंग्वेज सिर्फ ये नहीं है कि एक अल्फाज का मजमू है, उनको तरतीब दे के लिख दिया, लेकिन लैंग्वेज एक लिविंग बीइंग की तरह है, ठीक है। ये लिव करती है, ये ग्रो करती है, ये डाई करती है, ये रीबर्थ करती है, ये वो ऐसे, ठीक है। फिर जैसे ये एक शेक्सपियर ने कहा था क्रीपिंग लाइक स्नेल, हम क्या कहेंगे? क्रीपिंग लाइक आ स्नेल, आ लगाएंगे, ठीक है। विद एज बिग हार्ट एज दो, एक और भी इधर ए यूज़ करेंगे, जैसे ये दिस स्माइल एंड डैश हाफ, आ हाफ हम यूज़ करेंगे, ठीक है। ये वही क्या कि मॉडर्न ईडीएम में आजकल के दौर में ना हम साथ एक आर्टिकल लाजमी लगाएंगे इन सब केसेस में, लेकिन शेक्सपियर साथ ए नहीं लगाते थे, वो आर्टिकल नहीं लगाते थे, ठीक है। आजकल जो हम एक और लफ्ज़ यूज़ करते हैं एट लेंथ, एट लास्ट, तो शेक्सपियर उनको यूज़ करते थे एट द लेंथ, एट द लास्ट, दरमियान में दा लगाते थे, ठीक है। और शेक्सपियर क्या यूज़ करते थे कि वर्ब से पहले नेगेटिव लगाते थे, हम लोग वर्ब से पहले नेगेटिव नहीं लगाते। जैसे आई नॉट डाउट इट, आई नॉट डाउट हम यूज़ करते हैं, नॉट नहीं लगाते ना हम वर्ब से पहले। इट नॉट अपीयर्स, हम ये भी नहीं यूज़ करते। शी नॉट डिनाइज इट, वर्ब से पहले हम नेगेटिव नहीं यूज़ करते, शेक्सपियर यूज़ करते थे, ठीक है। और एक और जो शेक्सपियर के टाइम पे था ना, वो ये था कि वो डबल नेगेटिव यूज़ करते थे। हम किसी सेंटेंस में दो दफ़ा नेगेटिव टर्म नहीं यूज़ कर सकते, जैसे उन्होंने ये टर्म यूज़ किया है नॉर अंडरस्टूड नन नाइदर, इतनी दफ़ा उन्होंने मतलब नेगेटिव टर्म यूज़ किया, लेकिन उस वक्त एक्सेप्टेबल था, अभी एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। नॉट, नॉर, आई ग्रेटली केयर नॉट, कितनी दफ़ा नॉट यूज़ हुआ है,
लेकिन अब डबल नेगेटिव नहीं यूज़ होता, ठीक है। नॉर, नेवर, नन, इधर देखेंगे 3 दफ़ा नेगेटिव को यूज़ कर दिया, लेकिन अभी ये नेगेटिव नहीं यूज़ होते। प्रेपोजिशन में देखेंगे, प्रेपोजिशन वो लफ्ज़ होते हैं जो एक सेंटेंस में डिफरेंट वर्ड्स को आपस में मिलाते हैं, ठीक है। जैसे हम इन, एट, द, बिटवीन, ये सारे प्रेपोजिशन होते हैं। अब शेक्सपियर के टाइम पे कौन कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ होती थी? इन, एट, इन, अबाउट, ये मतलब इन, एट, अबाउट, ये 3 यूज़ होती थी। और ऑफ तो बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी। अगर हम ऑफ को देखें ना अगले वाले पैराग्राफ में, तो हमें पता चलेगा कि क्या क्या चेंजिंग आई है ईडियम्स में, मुहावरों में, ठीक है, 1600 के बाद। जैसे ये है वन दैट आई ब्रॉट अप ऑफ अ पपी, ठीक है। ऑफ है ना, तो हम ऑफ नहीं लगाएंगे, हम आजकल मॉडर्न टाइम पे लगाएंगे फ्रॉम, ठीक है। ही केम ऑफ एन एरन टू मी, हम क्या लगाएंगे? ही केम ऑन एन एरन टू मी। मतलब ब्रैकेट में जो गिवन है ना, वो हम आजकल की प्रोनाउंसिएशन के मुताबिक ऐड हुए हुए हैं, ठीक है। जैसे इधर है टिस पाइटी ऑफ हिम, हम इधर क्या यूज़ करेंगे? अबाउट, ठीक है। जैसे ये भी है यू डू हिट ऑफ माइन, ठीक है। ऑफ की जगह हम क्या यूज़ करेंगे? अपॉन। इधर ऑफ की जगह हम यूज़ करेंगे बाय, ठीक है। ऐसे देखें कितने ज़्यादा हमने प्रेपोजिशन और इन्वेस्टिगेट कर लिए हैं। वो सिर्फ ऑफ, वो बहुत ज़्यादा ऑफ को यूज़ करते थे, ठीक है। जनरली इडियम्स एंड यूजेस क्लाइम्स लेस अटेंशन के शेक्सपियर के टाइम में ना, इडियम्स को, मुहावरों को और उनके इस्तेमाल को बहुत ज़्यादा कम तवज्जो मिली, ठीक है। बट नो पिक्चर ऑफ एलिजाबेथ इंग्लिश वुड बी एडिक्वेट विदाउट इट्स फेयर रिकॉग्नाइजेशन, की जो एलिजाबेथ थी ना, ये शेक्सपियर के टाइम में क्वीन थी इंग्लैंड की। इनके टाइम में कुछ एक दो दफ़ा मुहावरों और इनके इस्तेमाल को देखा तो गया था, लेकिन फिर एक हमें एक मतलब फेयर रिकॉग्नाइजेशन, एक देखे ना तो हमें ठीक शक्ल नहीं मिलती कि उसको तरतीब दी गई थी, ठीक है। एज इट इज़ उनको लिखा गया था। इतनी मतलब चेंजिंग नहीं आई थी इडियम्स और यूजेज में, ठीक है। उनको कम अटेंशन, कम तवज्जो मिली थी।